गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब परफेक्टली फाइन होंगे। हमने इंटरैक्टिव लेक्चर्स के थ्रू बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी, विद्युत रसायन शुरू किया था, जिसके पहले 2 लेक्चर हम आपको पहले ही दे चुके हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप वो दोनों लेक्चर्स देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखना शुरू करें, तभी आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, चालकता क्या होती है और चालकों के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं में से धारा या आवेश को प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं, विद्युत के चालक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो स्वयं में से धारा या आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं कुचालक कहलाते हैं। उसके बाद पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर से आवेश या धारा को प्रवाहित होने देता है वह चालकता कहलाती है। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे चालक के कि विभिन्न जो धातुएं होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी विद्युत की धारा की सुचालक होती हैं, चालक कहलाती हैं। और जितने भी हमारे विद्युत अपघट्य हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, लवण, ये भी सभी विद्युत के चालक होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, बहुत से तरह के पॉलीमर, ये सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। ये अपने अंदर से आवेश या धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जो चालक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक। जितनी भी धातुएं होती है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी पदार्थ में धारा का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार के चालक जो धातु के बने होते हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। दूसरे प्रकार हमने पढ़े थे वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालक। जितने भी वैद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण, ये सभी धनायन व ऋणायन देते हैं और इन्हीं धनायन और ऋणायन की वजह से ही हमें चालकता देखने को मिलती है। तो ऐसे चालक जिनमें आवेश वाहक के रूप में धनायन और ऋणायन काम करते हैं, जो विद्युत अपघट्य होते हैं, उन्हीं को हम विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक कहते हैं। उसके बाद हमने धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक व वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकों के मध्य अंतर देखे थे। इसी क्रम में आज हम शुरू करेंगे विद्युत अपघटन। देखिए, जो विद्युत अपघटन है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। विद्युत मतलब विद्युत ऊर्जा और अपघटन का मीनिंग होता है, अपघटन का मतलब होता है टूटना। अगर विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर यदि कोई पदार्थ विघटित हो जाए, अपने घटक आयनों में टूट जाए, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। अब इसको हम एक सेल से समझते हैं। यहां पर हमने एक विद्युत अपघटनी पात्र लिया है। ये विद्युत अपघटनी पात्र जो है वो कैसा होना चाहिए? वह कुचालक पदार्थ का बना होना चाहिए, क्योंकि इस विलयन में हम क्या प्रवाहित करने वाले हैं? विद्युत धारा। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे? हम कोई भी विद्युत अपघट्य लेंगे। वो जो विद्युत अपघट्य होगा हमने यहाँ पर ले लिया AB। तो अब विलयन में हमारे पास क्या होंगे? A पॉजिटिव होंगे और B नेगेटिव होंगे। इसमें हमने 2 धातु की पत्ती या 2 धातुओं की छड़ डाली हुई है, जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। वह इलेक्ट्रोड जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ज्वाइन करते हैं उसको हम एनोड बोलते हैं, और जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ज्वाइन करते हैं उसको हम कैथोड बोलते हैं। अब जैसे ही ये परिपथ पूर्ण होगा तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? धारा प्रवाहित होगी। एक चीज और बता दूं कि ये जो हमने इलेक्ट्रोड लिए हैं
ये जिस धातु के बने होंगे उस धातु का गलनांक क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर धारा प्रवाहित करेंगे तो हमको पता है कि ये जो विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जितने भी ऋणायन है वो किसकी तरफ आकर्षित होंगे, एनोड की तरफ आकर्षित होंगे, और जितने भी धनायन है वो कैथोड की तरफ आकर्षित होंगे। ये इनकी तरफ आकर्षित होके इनकी तरफ गति करेंगे तथा अपने जो चार्ज है, अपने जो आवेश हैं उनको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, निरावेशित हो जाएंगे और अपने अपने इलेक्ट्रोड पे जाकर के वो डिपॉजिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे किसमें से, किसी विद्युत अपघट्य के या तो जलीय विलयन में, या फिर वह विद्युत अपघट्य हमने किस रूप में लिया है, संघलित अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में। तो जब हमने ये कोई विद्युत अपघट्य इसका जलीय विलयन या संघलित अवस्था में इसको लिया है, तो क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पे ये अपने घटक आयनों में टूट जाएगा। घटक आयनों में टूटने के बाद ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ अधिगमन दर्शाएंगे। अधिगमन दर्शाने के बाद ये वहां जाके निरावेशित हो जाएंगे और अपने अपने इलेक्ट्रोड पे, जैसे बी नेगेटिव एनोड पे जाके जमा हो जाएगा और ए पॉजिटिव कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। अब देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रोडों पे जाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड पर। अब देखिए एनोड पर कौन जा रहा है, बी नेगेटिव। बी नेगेटिव है, ये क्या करना चाहता है, ये निरावेशित होना चाहता है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और खुद किस में परिवर्तित हो जाएगा, बी में। और ये बी में इस गैसीय अवस्था में या ठोस अवस्था में इस पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। तो जब हम लिखेंगे कैथोड पे, तो कैथोड पे कौन जाएगा, ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव को क्या करना है, अपने आवेश को समाप्त करना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो बी नेगेटिव ने त्यागा है, ये इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और खुद किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए में। तो अब हमको जो एनोड है उस पे बी या तो ठोस अवस्था में या गैसीय अवस्था में जमा होता हुआ मिलेगा, और ये जो कैथोड है इस पे ए पॉजिटिव ठोस या गैसीय अवस्था के रूप में यहाँ पर हमको जमा हुआ मिलेगा। तो ये हमारा था अपघटन, विद्युत अपघटन, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या फिर वह विद्युत अपघट्य अगर पिघली हुई अवस्था में है, तो जब हम उस पे धारा प्रवाहित करते हैं तो वो विपरीत आवेशों में, घटक आयनों में टूट जाता है तथा विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करता है। वहां जाकर वो उदासीन होता है तथा उस पर एकत्रित हो जाता है, और यही घटना विद्युत अपघटन कहलाती है। इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट देखने के बाद अब हम देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की संघलित अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में इलेक्ट्रोलिसिस कैसे हो सकता है, या फिर उस विद्युत अपघट्य का अगर हम जलीय विलयन लेते हैं तो उसका विद्युत अपघटन किस प्रकार से होगा, उसकी क्रियाविधि क्या होगी, उसकी एनोड व कैथोड पर रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, और एनोड व कैथोड पे हमको क्या क्या प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले इसको हम एक सेल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ हमने एक वैद्युत अपघटनी पात्र लिया है। ये जो वैद्युत अपघटनी पात्र है ये कुचालक होना चाहिए विद्युत का, क्योंकि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले हैं। इसमें जो विद्युत अपघट्य हम लेंगे वो हम लेंगे NaCl। NaCl कौन सा लेंगे, पिघली हुई अवस्था में। संघलित अवस्था में जब हम, अब आप देखिए कि हमने इसको पिघली हुई अवस्था में क्यों लिया है। देखिए जो जितने भी लवण हैं, सॉल्ट्स हैं, उन सभी में आयनिक बंध होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है जो कि बहुत प्रबल होते हैं।
अगर हम इसको ठोस अवस्था में लेते तो हमको यहाँ पर आयंस नहीं मिलते, धनावेशित और ऋणावेशित आयंस नहीं मिलते। और विद्युत अपघटन के लिए हमको क्या जरूरी है, हमको आयंस जरूरी है, आयंस धनायन और ऋणायन का उपस्थित होना जरूरी है। इसलिए NaCl को हम जब 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म करते हैं तो इसमें Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन विद्यमान होते हैं। अब इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। ये इलेक्ट्रोड एक ऐसी धातु का होना चाहिए जिसका गलनांक बहुत उच्च हो। जिस इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ज्वाइन करते हैं उसको हम एनोड बोलते हैं, और जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ज्वाइन करते हैं उसको हम कैथोड बोलते हैं। अब जैसे ही ये सेल कंप्लीट होगा, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विलयन में हमारे पास Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन उपस्थित होंगे जो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ आकर्षित होंगे। अगर हम देखें तो जितने भी Cl नेगेटिव आयंस होंगे, क्योंकि एनोड जो है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड है तो इसकी तरफ आकर्षित होंगे, और जितने भी Na पॉजिटिव है क्योंकि वो खुद कैसे है, धनावेशित, तो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ आकर्षित होंगे। अब देखते हैं इनकी सेल रिएक्शन क्या होगी, एनोड और कैथोड पे इनकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनोड पर। अगर एनोड पर हम देखें तो एनोड पर कौन जाएगा, Cl नेगेटिव। अब देखिए अगर हम NaCl को देखें तो Na के पास अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन को अगर हम देखें तो यहाँ अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम की, Na की हमेशा प्रकृति होती है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, जिसकी वजह से ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और Cl अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये अपने पास वाली नोबल गैस, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अब इसके पास अंतिम कोश में 2 8 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये Cl नेगेटिव में परिवर्तित हो जाता है। तो एनोड पर कौन जाएगा, Cl नेगेटिव। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अंतिम कोश में, 7 और 1 8, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां इलेक्ट्रॉन जो उसने किससे लिया है, Na से। एनोड पे जाकर उसको क्या करना है, निरावेशित होना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो उसने लिया था वो इसको त्यागेगा और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके पास ये 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा है जो अयुग्मित है, इसलिए ये क्लोरीन मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे 2 क्लोरीन मुक्त मूलक आपस में मिलकर क्लोरीन गैस का निर्माण करेंगे। मतलब जो हमारा कैथोड है, जो हमारा एनोड है, उस पे हमको क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी। अब हम देखते हैं कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। अगर हम कैथोड पर देखते हैं तो कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पे जाएंगे Na पॉजिटिव आयन, क्योंकि जो कैथोड है वो खुद कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो इस कैथोड पे जाकर के ये जो Na पॉजिटिव है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने त्यागा था इसको लेंगे और खुद किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, सोडियम। ठोस अवस्था में सोडियम में परिवर्तित होंगे और किस पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, कैथोड पे। तो कुछ समय पश्चात जब हम देखेंगे तो एनोड पे हमको क्लोरीन गैस मिलेगी और कैथोड पे हमको सोडियम मेटल मिलेगी। तो ये हमारा था कि जब भी हम किसी सॉल्ट को, किसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम पिघली हुई अवस्था में लेते हैं और अगर हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने घटक आयनों में टूट जाएगा। घटक आयनों में टूटने के बाद वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ आकर्षित होगा, वहां पर जाकर वो उदासीन होगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या इलेक्ट्रॉन को लेकर के, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों पे एकत्रित हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं किसी लवण का संगलित अवस्था में विद्युत अपघटन। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जलीय विलयन लिया है, उसको हमने पानी में घोल के उसका जलीय विलयन बनाया है, तो उसमें विद्युत अपघटन कैसे होगा, उसकी क्रियाविधि क्या होगी
और एनोड व कैथोड पर हमको क्या प्राप्त होंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक सेल बनाते हैं। सेल के लिए हमने ये वैद्युत अपघटनी पात्र लिया है जो विद्युत का कुचालक होता है। इसमें जो हमने विद्युत अपघट्य लिया है वो NaCl का जलीय विलयन होगा। जब हमने NaCl का जलीय विलयन लिया है तो विलयन में हमारे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन तथा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन उपस्थित होंगे। अब हमने यहाँ पर दो धातु की छड़ या फिर पत्ती ली है जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसको हम एनोड बोलते हैं और जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ेंगे उसको हम कैथोड बोलते हैं। अब जैसे ही ये परिपथ पूर्ण होगा यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी जिसके कारण ये जो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव है ये कैथोड की तरफ गति करेंगे और जो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ गति करेंगे। ये दोनों ही गति करेंगे पर जिसकी गतिशीलता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनोड पर। एनोड पर अब एनोड पर कौन कौन जाएगा? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन। पर अगर हम दोनों की गतिशीलता को देखते हैं तो क्लोराइड नेगेटिव आयन की गतिशीलता OH नेगेटिव आयन से अधिक होती है। तो एनोड पर क्लोराइड नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और खुद क्लोरीन मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाएगा। ये कैसे? क्लोरीन नेगेटिव आयन के पास अंतिम कोश में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसा मैंने पहले बताया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने किससे लिया हुआ है? सोडियम से। ये अपना वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्लोरीन मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे दो क्लोरीन मुक्त मूलक आपस में मिलकर क्लोरीन गैस का निर्माण करेंगे और हमको एनोड पर कौन प्राप्त होगी? क्लोरीन गैस। अगर अब हम देखें कैथोड पर, तो कैथोड पर कौन कौन जाएगा? कैथोड पर जाएगा Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन। अगर हम दोनों के साइज को देखें तो H पॉजिटिव आयन जो है उसका साइज छोटा होता है, तो H पॉजिटिव आयन की गतिशीलता Na पॉजिटिव आयन से अधिक होगी, जिसके कारण ये H पॉजिटिव आयन किस पे जाएगा? कैथोड पे। और एक इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन नेगेटिव आयन ने दिया है ये इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और हाइड्रोजन मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे दो हाइड्रोजन मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से हमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब विलयन में कौन कौन बचेगा? तो विलयन में हमारे पास है, पहला हमारे पास बचे हैं Na पॉजिटिव आयन और दूसरे हमारे पास बचे हैं OH नेगेटिव आयन। ये एक्वस जलीय NaOH का विलयन बनाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य का जब हम जलीय विलयन बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जितने भी आयन है, धनायन और ऋणायन है, वो क्या करते हैं? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करते हैं और जिनकी गतिशीलता अधिक होती है वह अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पे जाकर एकत्रित हो जाते हैं और इसी तरह से जो बचे हुए आयन हैं वो जलीय विलयन बनाते हैं अपना, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं लवण के या विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन। तो ये हमारा आज का कंसेप्ट था विद्युत अपघटन पर। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसी विद्युत अपघटन के लिए फैराडे ने कुछ नियम दिए हैं, तो हम अगले लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। तो आप इन रिएक्शंस को, इन सेल रिएक्शंस को पढ़िए
लिखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप ऐप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। हम डिफिकल्टी के लिए एक अलग से लेक्चर ऑर्गेनाइज कर लेंगे। सो होप you have understand the chemistry very nicely. So goodbye. Thank you.